विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 6, घर के साए में मौत। हेरी, तू क्या कर रहा है? मिस्टर लग का हैरान चेहरा दरवाजे के कोने से झांका। अपना काम कर, भैरवनाथ मुखर्जी ने बिना ऊपर देखे कहा। और हां, मुझे सर कहकर बुलाओ। तो अब आपको सर की उपाधि मिल गई है क्या? मिस्टर लग बोले, कमरे में रेंगते हुए, दाखिल होते हुए और दरवाजा बंद करते हुए। अच्छा हुआ वो आदमी चला गया। मैं इन ऊंचे लोगों से तंग आ गया हूं। जैसे ही मैंने उसे और उसकी हरम को उस गली से जाते देखा, मैं ऊपर चला आया देखने कि तुम क्या गुल खिला रहे हो, सर। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने फिर से अपने चश्मे पहन लिए। तुम शर्म की बात हो, उन्होंने कहा। तुम्हें कल सुबह तक नौकर वाली अदाएं सीखनी होंगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें अंदाजा है, लेकिन तुम सामाजिक रूप से हमारे लिए एक बोझ हो। अब ज्यादा ऊंची अंग्रेजी में छुपने की कोशिश मत कर, मिस्टर लग ने कहा, भारी हाथ मेज पर रखते हुए। जरा दिखाओ, जेब में क्या है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी पैंट की पिछली जेब टटोली और आज्ञाकारी ढंग से एक रिवॉल्वर निकाला। मैं जानता था। मिस्टर लग ने कोल्ट को ध्यान से देखा और फिर अपने मालिक को स्पष्ट घृणा के साथ वापस लौटा दिया। तुम्हें भी पता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत से टकरा रहे हैं। तुम बिल्कुल बिल्लियों की तरह घबराए हुए हो। खैर, मैं भी तैयार हूं, अपने ढंग से। उसने अपनी जेब से एक पुराना सा लाइफ प्रिजर्वर निकाला, एक भारी डंडा जिसका हैंडल घिसा हुआ था। मैं तो बंदूक नहीं लेकर चलता, किसी बेकार ट्रॉफी के लिए फांसी नहीं चढ़ने वाला, लेकिन फिर मैं कोई रईस भी नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, अपने चाचा की छोड़ी दौलत से अकड़ते हुए। मुझे पता है उसी से तुम्हारा दर्जी का बिल चुका, लेकिन सिर्फ 1928 तक का, याद रखना। अगर तुम इतने नरम दिल बनोगे कि किसी खतरनाक काम को सिर्फ दान के नाम पर ले लोगे, तो तुम हमें सीधे नौकरी करने वालों की लाइन में खड़ा कर दोगे। वो कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर थोड़ा झुककर बोला। उसकी पूरी मुद्रा बदल गई थी और उसकी छोटी काली आंखों में असामान्य गंभीरता थी। सर, उसने गहरी अर्नेस्टनेस के साथ कहा, चलो यहां से भाग चलें। मेरे प्यारे दोस्त, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने मूर्खतापूर्ण आत्मीयता के साथ कहा, मैंने अपनी मक्खन लगी बन पर लेटने का निश्चय कर लिया है और तुम मेरे सुंदर चुपचाप खड़े रहोगे। यह कठिन है, मानता हूं। प्रतीक भाई एक प्यारा लड़का है, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता हम किससे टकरा रहे हैं। आखिर तुम यह तो नहीं उम्मीद कर सकते कि वो सोसाइटी अनोनाइम का मतलब एक ही बार में समझ ले। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हामिद मुस्तफा शेख ही था? क्या मैं कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हूं? मिस्टर लग ने तिरस्कार से कहा। बिल्कुल देखा मैंने। जितना छोटा और भद्दा हो सकता है उतना ही था। मुझे यह सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। वह लगभग घबराहट में इधर उधर देखने लगा और एक कदम आगे आया। इस काम में कुछ तो अजीब है, वह फुसफुसाया। मैं अभी नीचे बार में सुन रहा था और एक बूढ़ा आदमी एक भयानक कहानी सुना रहा था। तुम्हें पता है उस जगह पर एक 2 मुंह वाला राक्षस है? कहां? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी थोड़ा चौंकते हुए बोले। टावर में, जहां हमें अपना खेल दिखाना है। मैं किसी अलौकिक चीज में नहीं पड़ने वाला, बता रहा हूं। भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने वफादार सेवक को दिलचस्पी से देखा। मुझे तुम्हारी फालतू बातें पसंद हैं, उन्होंने कहा, लेकिन किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। ठीक है होशियार बाबू, मिस्टर लग चिढ़ते हुए बोले, लेकिन यह सच्चाई है जैसा कि हुआ। ईस्ट विंग में एक गुप्त कमरा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ एक खिड़की। जब घर का बेटा 25 साल का होता है तो उसका बाप उसे अंदर ले जाकर भयानक रहस्य दिखाता है और फिर वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, जैसे कोई राजा जो सीप खाकर पागल हो गया हो। इसलिए वो लोग बालिग होने की उम्र तब तक नहीं मानते जब तक लड़का सदमा झेलने लायक न हो जाए। वो नाटकीय रूप से रुका और फिर पुष्टि करते हुए जोड़ा, वो आदमी जो मुझे बता रहा था थोड़ी पी रखी थी और बाकी लोग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तुम देख सकते थे
कि वो सच बोल रहा था। सब डरे हुए थे। जरूर कोई राक्षस है जिसे नली से खाना खिलाना पड़ता है। लग, बैठ जाओ। ये शब्द एक ऐसे सख्त अंदाज में बोले गए जो मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की आम तौर पर नरम आवाज से बिल्कुल अलग था। बड़ा आदमी हैरानी से उसकी बात मान गया। अब सुनो, उसके मालिक ने गंभीरता से कहा, तुम्हें यह सब भूल जाना होगा लग। जब तुम इतना जान ही गए हो तो पूरी सच्चाई भी सुन लो। पटेल एक ऐसा खानदान है जो तब से चला आ रहा है जब तुम्हारे पूर्वज शायद टहनियों से कूदते थे। और हां, ईस्ट विंग में एक ऐसा कमरा है जिसका कोई दिखाई देने वाला रास्ता नहीं है। और जो कहानी है कि बेटा 25वें जन्मदिन पर उसमें ले जाया जाता है, वो सही है। ये एक तरह की धार्मिक रस्म है उस परिवार की। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पटेल परिवार का रहस्य सिर्फ उन्हीं का है, और अगर तुमने उसका जिक्र भी किसी नौकर चाकर से कर दिया तो तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जाएगी, और मैं तुम्हें फिर कभी अपने पास फटकने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार, सही कह रहे हैं। मिस्टर लग कुछ माफी भरे और थोड़े घबराए हुए थे। फिर भी अच्छा किया जो आपने बता दिया, उन्होंने जोड़ा। इससे तो मेरी तो जान ही सूख गई थी। लेकिन यहां कुछ बातें हैं जो ठीक नहीं लगती। मिसाल के तौर पर, जब मैं गैराज से होकर आ रहा था तो उस एक आंख वाले दुकान के दरवाजे से एक औरत ने सिर बाहर निकाला। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। वो गंजी थी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर के ऊपर बाल थोड़े कम थे, बल्कि बिल्कुल ही बाल नहीं थे। मैंने उसके बारे में पूछा तो लोग किसी टोना टोटके, भूत प्रेत और श्राप की कहानियां सुनाने लगे, जैसे कोई जंगली कबीला हो। इस जगह में कुछ ज्यादा ही जादू टोना फैला हुआ है। मैं इन बातों को मानता तो नहीं, पर अच्छा नहीं लगता। यहां एक भूतिया जंगल है और एक गड्ढे में रहने वाले कुछ खानाबदोश भी हैं। चलिए घर चलें। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने सहायक की ओर उल्लू जैसी नजर से देखा। तो तुम तो अपनी ही तरह के तरीके से खूब मजे कर रहे हो, उन्होंने कहा। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा बड़बड़ाता दोस्त कोई टूर गाइड नहीं था जो ग्रामीण भारत बेच रहा हो। ये सब जानकारी इकट्ठा करने में कितनी बियर लगी, तुम खुद देख लोगे जब मैं खर्चों का बिल पेश करूंगा, मिस्टर लग ने बेपरवाही से जवाब दिया। तो आज रात क्या करें? घूमने निकले या यहीं रहें? हम पूरी तरह ओझल रहेंगे, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए ऊंचे दर्जे के नौकरों का शिष्टाचार नाम की एक किताब खरीदी है। उसे पढ़ने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम ऊपर रहो और अपना होमवर्क करो। बड़ी बात बनाते हो, मिस्टर लग ने बड़बड़ाते हुए कहा। जाता हूं, तुम्हारा बैग खोल देता हूं। ओह खैर, जो शुरुआत इतनी शांत हो उसका अंत तो जल्दी होता ही है। मैं तुम्हारी कब्र के सिरहाने एक स्मारक लगवाऊंगा। तुम्हारी ही मूर्ति, एक फरिश्ते की तरह, सोने की बनी कॉर्नर वाले चश्मे पहने हुए। वह भारी कदमों से चला गया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खिड़की के पास खड़े हुए और उस बगीचे को देखने लगे जो धुंधली रोशनी में अब भी खुशबू से महक रहा था। उससे ज्यादा सुंदर और शांति सौहार्द की गंध लिए कुछ और नहीं हो सकता था। दूर खेतों के पार एक बुलबुल ने गाना शुरू कर दिया था, जैसे धूप में चहचहाने वाले हर पंछी की आवाज की नकल कर रही हो। उनके पैरों के नीचे बने बार से कलिंगपोंग की तीखी स्थानीय बोली के टुकड़े कभी कभी फटी फटी हंसी के साथ ऊपर आ रहे थे। लेकिन मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को शांति नहीं मिल रही थी। उनकी पीली आंखें चश्मे के पीछे से बेचैन थीं और वो कभी कभी कांप जाते। उन्हें हर कदम पर जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने जकड़ रखा था। कुछ शक्तियां चल रही थीं जिन्हें वे रोक नहीं सकते थे, और जो उन्हें डरावनी इसलिए लग रही थीं क्योंकि वे उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। प्रतीक भाई और उन दो लड़कियों की मुस्कुराती तस्वीर उनके जहन में घूम गई, उस पुराने चमकदार कमरे में खड़े हुए, और वो तस्वीर अब उन्हें बीमार कर रही थी। जैसा कि लग ने कहा था, इस पूरे मामले में कुछ तो अस्वाभाविक था। यह साधारण खतरे से कुछ ज्यादा था, और वो तीनों नौजवान, वो तो बहुत ही भोले और प्यारे थे। उनका ध्यान उस रहस्यमय कमरे की तरफ गया, लेकिन उन्होंने झुंझलाते हुए उस विचार को झटक दिया।
इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता, वरना उन्हें अब तक बताया गया होता। थोड़ी देर बाद उन्होंने खिड़की बंद की और मेज की ओर बढ़े, जहां मिसेस पारोमिता द्वारा परोसा गया सबसे अच्छा खाना उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने बिना ध्यान दिए खाना शुरू किया, बीच बीच में रुककर बाहर की शांत आवाजों को ध्यान से सुनते हुए। लेकिन असली तूफान तो अगली सुबह आया, जब वह पुराने डिजाइन वाली अजीब सी क्रोशिया की रजाई के नीचे देसी भरे हुए नरम गद्दे पर लेटे थे। उन्हें दरवाजे पर तेज थपथपाहट से नींद खुली और वो उठकर कोहनी के बल बैठे। सामने खड़ी थीं मिसेस पारोमिता, गुलाबी चेहरा और भय से कांपती हुई। ओह सर, मिस्टर प्रतीक भाई के दोस्त होने के नाते मुझे लगता है आपको तुरंत टावर जाना चाहिए। लेडी दमयंती बेन, सर, मिस्टर प्रतीक भाई की आंटी। आज सुबह उन्हें वहां लाया गया है, बिल्कुल मरी हुई। सेंचुरी का टावर अपनी तमाम बनावटों के बावजूद सुंदर था। यह पहाड़ों की चोटी पर खड़ा था, ओक और देवदार के घने झुंडों से लगभग छिपा हुआ और चारों ओर आधे मील तक फैले पार्क से घिरा हुआ। यह तरह तरह की स्थापत्य शैली का मेल था, जिसमें भारत की लगभग हर वास्तु शैली के बेहतरीन उदाहरण मौजूद थे। इसका केंद्रीय हिस्सा ट्यूडर शैली का था, जिसमें आगे से जॉर्जियन मुखौटा बनाया गया था। पश्चिमी विंग क्वीन एनी शैली का था, लेकिन सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण भाग था इसका पूर्वी विंग, जिससे इस घर को उसका नाम मिला था। यह भाग पुरानी सेक्शन पत्थरों और रोमन ईंटों से बनाया हुआ था। एक विशाल ढांचा था, गोल आकार में, जो बाकी इमारत से करीब 7 फीट ऊंचा एक बुर्ज बनाता था। इसकी बेहद मोटी दीवारों के ऊपर की ओर कहीं बाद की काल की पत्थर की नक्काशी से सजाया गया था और इसमें छोटी छोटी खिड़कियां थी, जिसमें से एक के पीछे फुसफुसाहटें थी। वह कमरा था जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। इतनी अलग अलग काल की चीजों का मेल होने के बावजूद इस पुराने भवन में एक खास आकर्षण और गरिमा थी। सबसे पहले तो इसका आकार साधारण रूप से विशाल था, भले ही एक देसी हवेली के लिए हो। हर युग ने इसे थोड़ा और बड़ा किया था। घास और बगीचों में जो थोड़े बहुत उपेक्षा के निशान थे, जो मजदूरी के बढ़ते खर्च और जमीन के कर से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने इस संपत्ति के दिखावेपन को केवल नर्म ही और विनम्र ही बनाया था। सुबह की धुंध में यह स्थान फिर भी स्नेहशील और स्वागत योग्य दिखाई देता था। भले ही डॉक्टर की पुरानी गाड़ी सामने के चौकोर दरवाजे के पास खड़ी थी और सामने की सभी खिड़कियों के पर्दे नीचे गिरे हुए थे। प्रतीक भाई और पारुल पटेल पश्चिमी विंग के पिछले बने एक बड़े पुराने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे। यह उनका नर्सरी कमरा हुआ करता था जब वे बच्चे थे, और तब से ही यह उनका अपना खास इलाका माना जाता था। पीली सफेद लकड़ी की पैनलिंग के पीछे चौड़े अलमारियों में अब भी पुराने खिलौने रखे थे और भारी साधारण फर्नीचर अभी भी घिसा पिटा लेकिन घरेलू था। खिड़की से देखने वाला दृश्य एक विशाल लोक के पत्तों से आधा ढका हुआ निगाहों को सीधी हरी ढलान से नीचे एक सफेद सड़क की ओर ले जाता था, जो धीरे धीरे मुड़ती हुई खेतों के बीच खो जाती थी जहां तक नजर जाती। यह दृश्य बेहद मनोहर था, लेकिन युवा लड़का लड़की इससे ज्यादा प्रभावित नहीं दिखते थे। पारुल पटेल बहुत ज्यादा पीली थी। ऐसा लगता था वह रात भर में कई साल बड़ी हो गई हो। उसका सादा सफेद फ्रॉक उसके चेहरे की सफेदी को और उभार रहा था और उसकी आंखें पहले से कहीं गहरी और बड़ी लग रही थी। प्रतीक भाई भी काफी हिला हुआ था। देखो, उसने कहा, मैंने नीचे संदेश भेज दिया है कि भैरवनाथ मुखर्जी ऊपर आ जाए, जैसे कि हमने तय किया था। यह सिर्फ आंटी का दिल ही था, जाहिर है,
लेकिन ऐसी स्थिति में होना मुश्किल है। मुझे तो लगा था कि वो तो कल रात खाने पर जरूरत से ज्यादा फुर्तीली लग रही थी। वह थोड़ी देर रुक गया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसने माफी भरे स्वर में कहा। लेकिन यह भी बेवकूफी होगी अगर हम यह दिखावा करें कि हम उन्हें पसंद करते थे। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उदासी से बोला, गांव में तो अब ये बात गूंज रही होगी, जाहिर है। उस चुड़ैलों का मैदान में इस तरह पाई गई, उन्हें रात को भटकने की जरूरत ही क्या थी। पारुल पटेल कांप गई और उसने अचानक अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। ओ प्रतीक भाई, क्या तुमने उन्हें देखा था? मैं ही सबसे पहले नीचे हॉल में गई थी जब इच्छित वसावा और उसका बेटा उन्हें खाट पर लाए थे। उनकी वो शक्ल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कुछ भयानक देखा था प्रतीक भाई। वो डर के मारे मरी है। लड़के ने उसे अपनी बाहों में लिया और लगभग झटके से उसे पकड़ा। उनके बारे में मत सोचो, उसने कहा। उन्हें दिल की बीमारी थी और वो मर गई, बस। इसका उस दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके स्वर में कोई यकीन नहीं था और लड़की को कोई सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसे एहसास था कि वह यह बात उतना ही खुद को समझाने के लिए कह रहा था जितना उसे तसल्ली देने के लिए। उसकी नसें इतनी तनी हुई थी कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वे दोनों चौंक कर उछल पड़े। दरवाजा तुरंत खुला और अंदर आए पुराने डॉक्टर अमोल चक्रवर्ती, वही व्यक्ति जिन्होंने इन दोनों का जन्म करवाया था और जिनका कहा बचपन से ही आखिरी फैसला माना जाता था। वे एक लंबे, दयालु बुजुर्ग थे, घने कटे हुए सफेद बालों और सफेद घने भौहों के साथ। उन्होंने एक असामान्य मोटी ऊनी सूट पहन रखा था, उनके गोल मटोल शरीर पर सटीक बैठता था। वह कमरे में आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाए हुए, और साथ ही हल्की सी आयोडोफोम की गंध उसके साथ चली आई। प्रतीक भाई मेरे लड़के, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। तुम इससे बेहतर समय पर लौट ही नहीं सकते थे। तुम्हारे पिता और यह संपत्ति को इन दिनों तुम्हारी बहुत जरूरत थी, लेकिन अब जितनी कभी नहीं थी। वह पारुल पटेल की ओर मुड़े और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से थपथपाया। संभालो खुद को मेरी बच्ची, उन्होंने कहा। यह एक झटका था, मैं जानता हूं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि मुझे तुम दोनों अकेले मिल गए। मैं थोड़ी बात करना चाहता था। तुम्हारे पिता भले आदमी आपात स्थिति में ज्यादा मददगार नहीं रहते। उनकी आवाज तेज और स्पष्ट थी। जिस ईमानदारी की उन्होंने हमेशा इज्जत की थी, प्रतीक भाई ने उन्हें कनखियों से देखा। एक जांच तो होगी ही, है ना सर, उसने कहा। डॉक्टर अमोल चक्रवर्ती ने एक चश्मा निकाला और उसे एक विशाल सफेद रुमाल से पोंछते हुए कहा। नहीं प्रतीक भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना जरूरी होगा, उन्होंने कहा। मैं इस जिले का ही उपमंडलीय मजिस्ट्रेट भी हूँ, तुम्हें पता है। और अगर मैं हाल के दिनों में तुम्हारी आंटी की देखभाल में इतने बार ना गया होता तो शायद मुझे औपचारिक जांच करनी जरूरी लगती। लेकिन अब मुझे इसके कोई जरूरत नहीं दिखाई देती। वह रुके और गंभीरता से दोनों की ओर देखा। हमेशा एक खतरा था, जाहिर है। कोई भी बड़ा आघात इस एओर्टिक रिगर्जिरेशन को बढ़ा सकता था, लेकिन वह पहले से ही एक बेचैन स्वभाव की थी, बेचारी आत्मा, और मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। लेकिन डॉक्टर, उन्हें कुछ तो डरा गया था। उनका चेहरा। पारुल पटेल खुद को रोक नहीं पाई। बूढ़े आदमी के चित्तीदार चेहरे पर हल्का सा गहरा रंग आ गया। मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, मौत अक्सर डरावनी होती है,
मुझे खेद है कि तुम्हें अपनी आंटी को देखना पड़ा। जाहिर है, उन्होंने जल्दी से कहा, क्योंकि उनके आंखों में संदेह देख लिया था। उन्हें कोई झटका लगा होगा, शायद किसी उल्लू को देख लिया हो या किसी खरगोश पर पांव पड़ गया हो। मैंने उन्हें इस मूर्खतापूर्ण रात में भटकने से मना किया था। तुम्हारी आंटी बहुत अजीब औरत थी। उन्होंने खांसते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो काफी मूर्ख थीं। ये आधा धार्मिक रहस्यवादी बातें उनकी हालत में बहुत खतरनाक थी। और यही से आता है वो मुद्दा जिस पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिता परेशान हो। मैंने उन्हें समझा लिया है कि चीजों को शांति से लें। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वो अपने कमरे में है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। अब प्रतीक भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंटी के जो भी दोस्त यहाँ हैं वे सब कल तक घर से चले जाएं। वह रुके और उनकी छोटी चमकीली आंखें प्रतीक भाई की आंखों से टकराई। मुझे नहीं पता वे कितने हैं, उन्होंने कहा, या कौन है। कुछ अहम, कुछ बोहिमियन किस्म के लोग हैं शायद। तुम्हारे पिता की नसों पर भारी पड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारी आंटी इतने सारे अजनबियों से घर भर क्यों रही थी। पारुल पटेल थोड़ा हैरान दिखी। सिर्फ 7 मेहमान हैं और वे अभी कप हाउस में हैं। हम ज्यादा नहीं मिलते थे उनसे। आंटी उन्हें अपने पास ही रखती थी। ओह, समझ गया। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। तुम्हारे पिता की बातों से तो लगा जैसे पागलों की कोई फौज कहीं डेरा डाले हो। खैर, अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि वे रुकना चाहेंगे। बूढ़े आदमी का चेहरा अब और भी हल्का हो गया था। साफ था कि उनके मन से कोई बोझ उतर गया था। बस एक और बात है, उन्होंने थोड़ी धीमी गति से कहा, जैसे शब्दों का चयन सोच समझकर कर रहे हों। अंत्येष्टि को लेकर मैं कहूंगा, इसे शांति से निपटा लो। जितना कम हो उतना अच्छा। घर को मेहमानों से भरने की जरूरत नहीं है। कोई आखिरी दर्शन वगैरह या और किसी तरह की भावुक मूर्खता की आवश्यकता नहीं है। माफ करना जो मैं सीधे बोल रहा हूँ, उन्होंने प्रतीक भाई की ओर मुड़ते हुए कहा। लेकिन हमें तुम्हारे पिता के बारे में सोचना होगा। तुम्हारा 25वां जन्मदिन पास आ रहा है मेरे लड़के, और ये समय तुम दोनों के लिए ही बहुत नाजुक होता है। उन्होंने अपने शब्दों को ठहराव देकर बैठने दिया, फिर व्यावहारिकता से जोड़ा। कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार तो नहीं जिससे नाराजगी हो जाए, पारुल पटेल ने सोचा। कल जय अमित भाई शाह के कुछ भाई हैं। उसने संदेह से कहा, ओह, उनकी कोई चिंता नहीं। उन्हें चिट्ठी लिख देना और मामला वहीं खत्म। डॉक्टर ने दिवंगत सर जय अमित भाई शाह के परिवार को एक हाथ के इशारे से हवा में उड़ा दिया। आप कितने प्यारे हैं। आप हमारे लिए सब कुछ दबा देना चाहते हैं। मेरी बच्ची, बूढ़े आदमी ने चौंकते हुए कहा, मैंने ऐसा बकवास कभी नहीं सुना। छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। एक पूरी तरह सामान्य मृत्यु। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पिता के हित में सोच रहा हूँ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तुम नौजवान लोग गांव के लोगों की अंधविश्वासी बातों को बहुत जल्दी सच मान लेते हो। मरे हुए चेहरे पर डर की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। डरावनी चीज खुद मौत है। ऐसी अचानक मृत्यु का मामला हमेशा झटका देता है। मैं तुम्हारे लिए एक शांति देने वाली दवा बना देता हूँ पारुल पटेल। कोई आदमी नीचे आकर ले जाएगा। दिन में 3 बार लेना और जल्दी से सो जाना। मैं राहुल देव बर्मन से भी बात कर लूंगा। प्रतीक भाई, जब मैं कलिंगपोंग से गुजरूंगा तुम सब कुछ उसी पर छोड़ सकते हो। मैं अंतिम संस्कार बुधवार के लिए तय कर दूंगा। यह निर्दयी लगे बिना कह रहा हूँ।
जितनी जल्दी इन सब बातों से निपटा जाए उतना बेहतर है। तुम लोग आधुनिक युवा हो, मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझोगे। मैं अब चलता हूँ। उसने तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ते हुए जोड़ा, मेरे साथ नीचे मत आना। मैं जाते हुए सुजान से एक शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो बूढ़ा शैतान तुम सबसे ज्यादा सक्षम है। अलविदा, मैं कल फिर आऊंगा। अलविदा पारुल पटेल मेरी बच्ची। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और उन्होंने सुना कि वह लकड़ी के फर्श वाले गलियारे से धीरे धीरे कदमों की आवाज के साथ चला गया। पारुल पटेल ने अपने भाई की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी और डरी हुई थी। प्रतीक भाई, उसे कुछ शक है। ये सारा शांत अंतिम संस्कार वाला मामला, ये बिल्कुल उसकी आदत के खिलाफ है। याद है माँ कहती थी कि अंतिम संस्कार में वो ऐसे गर्व से भर जाता था जैसे पूरी मौत का जिम्मेदार वही हो। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेचारी आंटी दमयंती बिन, वो जरूर परेशान करती थी, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि सब कुछ इतना जल्दी और भयानक रूप से खत्म हो जाएगा। मैं कुछ भी दे दूं अगर एक बार और उनकी मोनाको के सूर्यास्त पर उनकी मानसिक प्रतिक्रिया की व्याख्या सुन पाती। प्रतीक भाई चिंतित था। तुम्हारा मतलब है तुम सोचती हो ये दिल का दौरा नहीं था? उसने पूछा। ओह बकवास, बिल्कुल वही था। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर को भी वही महसूस हुआ जो मुझे, कि उन्होंने कुछ भयानक देखा होगा। चुड़ैलों का मैदान में कुछ भयानक है। यहाँ कुछ है जिसे हम नहीं समझते। मैंने ये काफी पहले से महसूस किया है। मैं एक हल्की दस्तक ने उसे चुप करा दिया और दोनों ने मुड़कर देखा। एक पीला प्रवाहहीन चेहरा जो भारी चश्मे से आधा छुपा हुआ था, दरवाजे से झांक रहा था। शक के घेरे में आया प्रवेश करता है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा और अपने बाकी शरीर को कमरे में लाते हुए बोले। वैसे मुझे नीचे एक बूढ़े सज्जन मिले जिन्होंने मुझे बताया कि दार्जिलिंग से 6:15 पर एक मालगाड़ी जाती है। मुझे उम्मीद है वह तुम्हारे पिता नहीं थे बच्चों। वह रुका और थोड़ी झिझक के साथ जोड़ा, गांव में मैंने सुना कि कुछ भयानक हुआ है। प्रतीक भाई आगे बढ़ा उससे मिलने। देखो भैरवनाथ मुखर्जी, उसने कहा, ये सब बहुत रहस्यमय है और वाकई भयानक भी। आंटी दमयंती बेन को 2 देहाती लाए थे जिन्हें पास के जंगल में एक खुली जगह में पाया गया। वो मर चुकी थी और वे लोग कहते हैं कि उनके चेहरे पर बेहद भयावह अभिव्यक्ति थी, पर जाहिर है हमें पता है कि वो मुमकिन नहीं। तुमने जो डॉक्टर अभी देखा वह उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हमारे परिवार को इतनी अच्छे से नहीं जानते तो शायद इतने आश्वस्त ना होते। पिताजी ने खुद को लाइब्रेरी में बंद कर लिया है और डॉक्टर कह रहे थे कि हमें आंटी के दोस्तों को जितनी जल्दी हो यहाँ से निकाल देना चाहिए। वह सांस लेने के लिए रुका। भय की अभिव्यक्ति, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। यहाँ से हम अपनी गहराई से बाहर निकल आते हैं। मुझे बहुत दुख है कि ऐसा हुआ प्रतीक भाई। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लड़के ने जल्दी से कहा। मुझे पहले घर आ जाना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी में ही उलझा रहा। मुझे लगता है पिताजी मेरे ही चिंता में थे। वैसे भी वो तुम्हारे आभारी हैं। वे तो कल रात ही तुम्हें बुलाना चाहते थे। मुझे उन्हें तुम्हारी असली पहचान का इशारा करना पड़ा। तुम्हें बुरा नहीं लगाना। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं। सच कहूं तो मैं उनकी इतनी आसानी से सब मान लेने की बात से चकित था। भैरवनाथ मुखर्जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुस्कुराया और दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाया। प्रतीक भाई को जैसे राहत मिली। अब मुझे जाकर
विनम्रता से उस बोहेमियन जमात को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें देखना चाहोगे भैरवनाथ मुखर्जी। उस सुखद लेकिन सपाट चेहरे वाले युवक ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मुझे लगता है बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को जानने की जहमत न करें। बस एक बात है, सुजान शायद सामान की देखरेख करेगा। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही होगा, प्रतीक भाई ने लगभग अधीरता से कहा। अच्छा, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, देख लेना कि वो करता है। वैसे जब मैं आया तो वह और लग हॉल में पुराने दोस्तों की मुलाकात मना रहे थे। वह लड़की की ओर मुड़ा। सुनो, जब तक तुम्हारा भाई मेहमानों को विदा कर रहा हो, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो जहां लेडी दमयंती बेन को पाया गया था? वह थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह मासूम और मूर्खतापूर्ण ही था। उसने हामी में सिर हिलाया। शायद हम किसी पिछले रास्ते से जा सकते हैं, अगर ऐसा कोई रास्ता हो, भैरवनाथ मुखर्जी ने अनुरोध किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा बुरा सलीका किसी को दिखे। प्रतीक भाई ने अपनी बहन की ओर देखा और हिचकिचाया। हमें सही जगह का ठीक ठाक पता नहीं है, उसने सहजता से कहा। बिल्कुल, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा और उसने मार्गदर्शक के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। वे एक उथली एलिजाबेथन सीढ़ी से नीचे उतरे, एक चौड़े पत्थर के फर्श वाले गलियारे से होकर गुजरे और एक साइड दरवाजे से फूलों के बगीचे में आ गए। जैसे ही मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी धूप में आंखें मिचाते हुए बाहर निकले, लड़की ने उनके हाथ पर हल्के से हाथ रखा। देखिए, यहाँ से कप हाउस दिखाई देता है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।